नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 02। सर, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। धन्यवाद। सर, सबसे पहला आप इंडिया गठबंधन की तरफ से हो। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार एसआईआर चाहती है और विपक्ष कहता है कि अभी एसआईआर कितनी जल्दी क्या है। मैं ये कहता हूँ, जो भी एसआईआर लागू केंद्र सरकार द्वारा और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो की जा रही है, निश्चित तौर पर ये एसआईआर जो है ना आनन फानन में कराई जा रही है। बिहार के अंदर मात्र 1 महीने का समय दिया गया और फटाफट उसमें एसआईआर कराइए। आप सोचिए 1 महीने के अंदर क्या एसआईआर हो सकती है? घर में कोई व्यक्ति है, सारे कोई साधन संपन्न नहीं है, कोई कहीं कमाने जाता है, कोई कहीं काम पे जाता है, वो यहाँ 1 महीने के अंदर मिल नहीं सकते। कई बार लोग विदेश भी चले जाते हैं, तो कैसे अपना उसमें वो नाम सम्मिलित कर पाएंगे? तो उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। कई बीएलओज की मौतें हो गई हैं, कई हमारी जो बीएलओज थे उन्होंने सुसाइड किया है कि हम पे इतना प्रेशर है कि आपको नाम काटने हैं, जल्दी करना है, जो नहीं उनके नाम काट दो। तो उस दबाव के कारण उन्होंने कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। हाँ सर, इस पर मैं एक चीज़ रोकूंगा। बीएलओ की मौत, उसका कारण कर पा रही विपक्ष के पास भी अभी कोई ऐसा सबूत नहीं। किस कारण? पास तो सबूत है ना। क्या सर बताइए, क्या सबूत है? उनके बोला हमारे ऊपर काम का प्रेशर है, 1 महीने में काम पूरा हो नहीं सकता। उसके बाद उनके घर वाले भी लगे हुए हैं, परिवार वाले लगे हुए हैं, जो एसआईआर में जो जिनके नाम है उनके परिवार वाले लगे हुए हैं, उसके बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। और फॉर्म जो 6 है उसके तहत भी क्या नाम है, जो नए वोटर्स जुड़ने हैं वो फॉर्म भी अभी नहीं मिल पा रहा है राजस्थान के अंदर। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खामियां हैं। पहले जब भी कोई निर्वाचन आयोग का जो हमारा चीफ है, वो उसकी जब नियुक्ति होती थी उसमें एलओपी को सम्मिलित किया जाता था, उसमें संशोधन करके जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता सम्मानित राहुल गांधी जी हैं, उनको वहाँ से वो कर दिया गया है कि भाई यहाँ विपक्ष के नेता की इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये जो तमाम जो संशोधन हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। अब वो कहते हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, फलाना, तो इसका मतलब आने किसने दिए? ये तो भारत सरकार की नाकामी है। उसको उनकी नाकामी की वजह से और आज पूरा ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो भारत सरकार का कठपुतली बन गया है। अब आप देखिए, बिहार का इलेक्शन हुआ, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले उनके खातों में, अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चुनाव को प्रभावित करती हैं, जनता को प्रभावित करती हैं, प्रलोभन देने का काम किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी खामियां जिस तरीके से देश के अंदर आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी धनबल के आधार पर जो तमाम एजेंसी हैं उनको अपने कब्जे में कर उनका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग कैसे सत्ता में बने रहें। तो इस मुद्दे को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, जनता तक कैसे लाएंगे? अगर जनता तक भी, आपने बिहार इलेक्शन में भी देखा कि आपने खूब वोट चोरी की कही, लेकिन जनता ने फिर से परिवर्तन। हाँ, ये चुनाव आयोग पर सवाल था कि आचार संहिता लगने के बाद जो 10-10 हज़ार रुपये महिला के खाते में गए, वो सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन ये वोट चोरी, ईवीएम पर कुछ समझ नहीं आ रही, जनता की बात अभी तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? राहुल गांधी जी ने बाकायदा प्रेजेंटेशन इंदिरा गांधी भवन में करके दिखाया और उन्होंने कहा था कि इतने वोट ये जुड़े हुए हैं। आज भी राहुल गांधी जी संसद के अंदर बोले हैं और उन्होंने एक ब्राज़ील की महिला का नाम 26 बार आना और एक और जो उसको 200 बार उसका नाम आना। कई ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने दिल्ली, हरियाणा में भी वोट डाला, दिल्ली में भी डाला और बिहार में भी वोट डाला। ऐसे तो दिल्ली के भी लोग थे कि जो दिल्ली में वोट डाला, कुछ दिन पहले बिहार में भी वोट डाला। तो वही तो चीज़ है। फिर एसआईआर का फ़ायदा क्या हुआ भाई? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक जगह वोट होना चाहिए, तो फिर 3 जगह कैसे हो गए? तो यही तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपने इतने 65 लाख के आसपास वोट काट दिए और उसमें कई लाखों को वोटों को आपने जोड़ दिया, तो यही तो प्रश्न चिन्ह होता है। आपकी वोटिंग होती है उस दिन, तो जो शाम को जो इलेक्शन कमीशन होता है वो डिक्लेरेशन करता है कि इतने % हो गया। उसके बाद फिर शाम को, रात को 9 बजे फिर वो कुछ और उसमें वो एवरेज देता है। फिर तीसरे दिन वो और % बताता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये वोट जो वोटिंग होने के बाद बढ़ते कैसे हैं। तो यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं बार बार कि भाई ये एसआईआर के जो आप लोग कर रहे हो, इससे कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है और इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और एसआईआर का आज हमने पार्लियामेंट में जब बहस हुई तो ये कहा कि एसआईआर जब होता है उसमें किसी ना किसी पर्टिकुलर शिकायत आती है तो उस क्षेत्र का होता है।
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि संपूर्ण क्षेत्र का SIR हुआ। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी धनबल के आधार पर सत्ता का दुरुपयोग कर कर सत्ता में बना रहना चाहती है। उनका मूल उद्देश्य वही है। इंडिया गठबंधन के अलायंस में ममता बनर्जी हमारे साथ नहीं थी, परंतु अब जब अभी साथ दे रही, अब ये हमारा साथ दे रही हैं, तो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी लड़ रही हैं, वो उनका अपना पार्टी के लिए लड़ रही हैं। हम राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी एक अलग विचारधारा को लेकर चल रही है। तो हम चाहते हैं कि SIR निष्पक्ष हो और उसका समय बढ़ाया जाए। भाई आप लोग 1 साल 1 महीने के अंदर काम कर रहे हो, कम से कम SIR के लिए 1 साल का समय दिया जाए। 1 साल के समय के अंदर जो व्यक्ति बाहर गया है, कई बार लोग कोई दुबई में है, कोई विदेश अमेरिका में काम कर रहा है, कोई लंदन में काम करने गया हुआ है, कोई बच्चे पढ़ने गया हुआ है, कोई अपना कनाडा में काम करने गया हुआ है, तो वो कैसे आ सकते हैं? तो निश्चित तौर पर 1 साल का समय देना चाहिए और उसको तब जाके वो होगा, और जिससे BLOs के ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और निष्पक्ष भावना से SIR हो सकता है। परंतु चुनाव के समय, पहले भी चुनाव हुए हैं, हम भी राजस्थान की सरकार में हम लोग रहे हैं। हम लोग जब राजस्थान में थे तब आचार संहिता के टाइम पर, जब हम लोग 6 महीने पहले मोबाइल वितरण कर रहे थे और वो पहले हमारी पॉलिसी डिक्लेयर हो गई थी, उसके बाद वो फिर जब जैसे आचार संहिता लग गई तो चुनाव आयोग का निर्देश आया कि आप मोबाइल नहीं बांट सकते, मोबाइल नहीं बांट सकते, लगा दी थी, उस पर रोक लगा दी। एक तरफ तो आप ये, जबकि वो पॉलिसी पहले की चल रही थी, तो चलती ही अच्छा पेंशन जो आती है बुजुर्गों की, हमारे विड्रॉज की और जो तमाम दिव्यांग भाइयों की, उस पेंशन को भी रोक देते हैं। उस टाइम के पेंशन नहीं जानी चाहिए उस चुनाव के दरमियान। और यहाँ पर सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ चुनाव आचार संहिता से पहले घोषणा होती है, तो यहाँ तो वोटिंग से पहले पैसे दिए जा रहे हैं, 2 दिन पहले। तो ये खरा निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़ा उल्लंघन है और सरकार अपनी चीज़ों का दुरुपयोग कर रही है। पहले चुनाव होता था देश के लिए, लोगों के लिए, अब चुनाव होता है सत्ता के लिए कि हम सत्ता में कैसे आएँ। तो सत्ता का दुरुपयोग करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में बन गया है। सर अगला सवाल मेरा एक और है आपसे। अखिलेश यादव जी ने आज पार्लियामेंट में कहा कि मैं EVM से, जो महत्वपूर्ण सवाल है EVM के ऊपर जो देश में चल रहा है कि EVM पर अखिलेश यादव जी ने आज मुद्दा उठाया कि मैं 80 की 80 सीट जीत लूं तब भी मुझे EVM पर भरोसा नहीं है, जबकि उन्होंने अब की बार 37 सीटें जीती, देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसा क्या है कि जो EVM पर लगातार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं? EVM पर सवाल जो खड़े इसलिए हो रहे हैं कि जो मैंने कहा आपको कि चुनाव होने के बाद जो उसका डाटा बढ़ता है, जो उसका परसेंटेज बढ़ता है, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो शाम को 7 बजे डिक्लेयर हो जाता था कि फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने % मतदान हुआ है। अब EVM तो बहुत फास्ट चीज़ है, उसके डेटा तो हर घंटे अपलोड होते रहते हैं और यहाँ हर रोज़ डेटा बढ़ता है उसका। आज इतने % हो गया, कल इतने % हो गया। जब तक उसकी गणना नहीं हो जाती, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, और रिजल्ट से ठीक 1 दिन पहले भी बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रिसिशन लगता है। और तमाम जैसे जहाँ पर EVM का निर्माण हुआ उन देशों ने इसको बंद कर दिया। हाँ, अदर जर्मनी है, जापान है और जो अन्य कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको बंद दिया, जो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे हिंदुस्तान से कई गुना आगे हैं। तो जब जनता चाहती है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का काम है कि जनता जो चाहती है उसकी भावना की हम लोग कदर करें। तो जनता कह रही है कि अब जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं भैया वोट तो हमें तुम्हें दे रहे हैं, पर ये पता नहीं हमारा वोट कहाँ जाएगा, वो हमें पता नहीं है। वोट तो हम आपको ही दे रहे हैं, वोट का वो जाएगा कहाँ वो पता नहीं। तो जनता ये कहने लग जाए तो इस पे भारत के निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेके फौरन इस चीज़ को कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। इसका दूध का दूध और पानी का होना चाहिए, दूध का दूध और पानी होना चाहिए। क्योंकि जब जनता कहने लग जाए, पार्टी नहीं कह रही, जनता करे भैया वोट तो हमने तुम्हें दिया, हमारा वोट कहाँ गया। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उनका वोट 0 आया है। एक महाराष्ट्र की घटना है, एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा, उसकी खुद पत्नी है, खुद और बच्चे हैं, वाइफ फैमिली थी, उसका वोट 0 आया वहाँ पर। अच्छा, मतलब वोट डले पर वोट 0? वोट 0।
उसका खुद का वोट 0। तो ऐसी शिकायतें आती है तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में ईवीएम का आना तय है। इसलिए क्या दिक्कत आ रही है, अब जो चुनाव हो रहे हैं एक आध करके देख लीजिए। अच्छा, सेकंड जब बैलेट पेपर का रिजल्ट आता है उसमें हम लोग आगे होते हैं, तब आप ये सोचिए पढ़ा लिखा तबका समाज नौकरी पेशे वाला बदलाव चाह रहा है, किसान चाह रहा है, नौजवान चाह रहा है, बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और टीवी के सर्वे भी कह रहे हैं उस टाइम के भाई जितने भी आपके जो चैनल हैं, चाहे वो यूट्यूब के चैनल हैं, चाहे वो नेशनल चैनल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट चैनल हैं, वो भी कहते हैं उस टाइम की इतनी सीटें इसकी आएंगी, और उससे जब नतीजे आते हैं तो उलटफेर होता है। तो कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में आता है। तो ये निश्चित तौर पर इसको संज्ञान में लेके भारत के निर्वाचन आयोग को ये संज्ञान में लेके ये प्रक्रिया को पूर्ण तरीक़ा से निष्पक्ष इसकी जांच करके और इसका पूरा संज्ञान में लेके इसका निराकरण करना चाहिए। सर, इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या रहेगा, कैसा मजबूत रहेगा, कहाँ तक आप जाओगे कि या तो बैलेट पेपर से वोट हो और एसआईआर, दोनों पे कहाँ आप आगे तक बढ़ने वाले हो? सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ रही है कि जो मीडिया का तंत्र है, मैं खासकर यूट्यूबर की नहीं, यूट्यूब वालों की नहीं कह रहा, चैनल वो तो अपना दिखाते हैं, पर जो चैनल्स हैं जिन पर दबाव बना के उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनके चैनल छीने जा रहे हैं, एक नाम रख दिया गया गोदी मीडिया। वो तो एक्चुअली हमने क्या, जनता ने रख दिया है। और जनता सब समझती है कि 4 जब चैनलों पर डिबेट होती है उसमें कहीं ना कहीं 2 आदमी बिठा लेते हैं, और एक चैनल वाले ने तो यहाँ तक कह दिया जी हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हम लोग पैसे देते हैं पाकिस्तान के लोगों को, उनको वहाँ पर मैनेज करते हैं, तब जाके वो हमारे चैनलों पे बैठते हैं। एक दूसरे को गाली गलौज दिलाना, ये तरह से लोकतंत्र को कहीं ना कहीं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से संविधान बनाया था, उस संविधान को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करना चाहती है। इतिहास में कभी नहीं हुआ अगर 90% स्टैक रेट किसी भी प्रदेश में आज तक आया हो। कांग्रेस पार्टी भी सरकार में रही है, परंतु 90% जहाँ इतना बड़ा करप्शन का मामला हो, बिहार के अंदर पुलें गिर रहे हैं, सड़कों का हाल बुरा हाल है, लोग बेरोजगारी लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैक रेट 90% हो जाए, मतलब 102 सीटों में मुझे लगता है, मुझे 90-92 कुछ पता नहीं ऐसी सीटें जीती है। तो आप सोचिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जिनके कैंडिडेट्स को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, उनके डिप्टी सीएम के मुंह पे कीचड़ फेंका जा रहा था, ऐसी दुर्दशा जब हो रही थी, और उसके बाद भी 90% का, दोनों एक नहीं चार एमएलए, 6 से 7 एमएलए थे, वो जैसे जीते हैं जो तकरीबन 1 लाख और के बीच में, यानी 1 लाख जैसे माने चलो 20,000 हैं, 1,08,000 हैं, उस 1000 की संख्या के नीचे उसमें कम से कम 4 से 5 कैंडिडेट जीते हैं। तो ऐसा क्या फिट करके रखा है कि उसी पे जाके उनकी लीड हुई है, और उसको वो जाके वो चुनाव जीत रहे हैं। पता लग रहा है चुनाव का सर्वे करा है वो हार रहे हैं, पार्टी भी कर रही है हार रहे हैं, और उसके बाद में अमित शाह जी और वगैरह ये सब लोग वहाँ जाके बैठते हैं। ऐसा क्या फंदा है कि वो चुनाव जीत जाते हैं? तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न चिन्ह है, और ये कोई पार्टियों का नहीं है, ये चिन्ह हिंदुस्तान की, प्रश्न चिन्ह हिंदुस्तान की जनता लगा रही है। तो अगला कदम क्या रहेगा सर आपका? अब ये जो रणनीति हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे नेता हैं, वो जो रणनीति बनाएंगे उसके आधार पर हम सब लोग वो काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप